वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज अपने दोस्तों राजस्थान का इतिहास का टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें अपने राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध पढ़ेंगे। एक युद्ध का क्वेश्चन है ना आपके एग्ज़ाम में दोस्तों पक्का आता ही आता है। राजस्थान का आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो जितने भी वंश है ना प्रमुख, ये मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ डिटेल में। पूरी डिटेल में दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जूनियर अकाउंटेंट के इतिहास नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतिहास ऐसे तो है नहीं कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए अलग होगा और पशु परिचर के लिए अलग होगा, सभी के लिए सेम रहेगा। तो आपको इतिहास वहीं से कवर करना पूरा डिटेल में दोस्तों, मैंने अच्छे से करा रखा है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो हम आपको दोबारा करवाएंगे, आप कमेंट करो। आज अपने यहाँ पे दोस्तों जो प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध है उनके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ युद्ध ही पढ़ेंगे, ठीक है। और अपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में मैंने पूरा करवा रखा है। पहले आप आई बटन पे टच करोगे तो वहाँ भी आपको जो प्ले लिस्ट है वो मिल जाएगी, ठीक है। अभी अपने स्टार्ट करते हैं पहले युद्ध से। अब देखो दोस्तों, पहला युद्ध है ना, ये आता है तराइन का प्रथम युद्ध। अब आपको पता होना चाहिए जो तराइन का प्रथम युद्ध है, सबसे पहले ये बात कि किस किस के मध्य हुआ। अजमेर और दिल्ली के सम्राट आते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पूरा याद होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। ये अफगानी है, ठीक है। अब जो मोहम्मद गोरी है ना, ये बहुत बार वैसे आक्रमण करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे इस युद्ध में भी ये क्या होता है, असफल होता है। इसमें जो जीत होती है ना वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की होती है। किसमें? तराइन के प्रथम युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और दोस्तों जो अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका शासन काल आता है 1177 से 1192 ईस्वी तक, यहाँ पे इनका शासन काल आता है। और 11 वर्ष की आयु में ही दोस्तों ये मात्र शासक बन जाते हैं। और दिल्ली के पिथौरागढ़ किले का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया, ये भी अपने को याद रखनी है, ठीक है। ये सारी बातें अपने को पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में याद रखनी है। युद्ध किन किन के मध्य हुआ, हार किसकी हुई? तो युद्ध दोस्तों मोहम्मद गोरी हुआ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ। अब इसके बाद क्या बात होती है दोस्तों, अब इसके बाद अलग अलग ना सारे स्टोरी बताते हैं। अब पहली बात तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय यहाँ पे ये गलती करते हैं कि इसको वापस जाने देते हैं। अगर यहाँ भी इसको सल्टा देते तो आगे नहीं, मतलब मुगल शासन कभी भी भारत में स्थापित नहीं होता, यहीं से नींव पड़ी थी, ठीक है, तुर्कों की। अब दोस्तों जो बात आती है यहाँ पे, इसको जाने देते हैं। अब ये क्या, इसके बाद क्या होता है कि ये संयोगिता से विवाह कर लेते हैं, जो कि जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। अब वहाँ पे जयचंद क्या करता है कि इसका साथ देता है फिर, ठीक है। अब इसका साथ देता है, तो इसका साथ देने के बाद जब जयचंद इसका साथ देता है, तब ये कहाँ जाके दोस्तों, ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ना, तो ये यहाँ पे गोरी जीता था। फिर यहाँ पे गोरी जीता था। तो ये याद रखना है, जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ये मोहम्मद गोरी ने जीता था और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार गए थे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे जो मुगल शासन या तुर्क शासन जिसे कह सकते हो, उसकी स्थापना हो जाती है। भारत में नींव यहीं से ही पड़ती है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट युद्ध की। तो दो युद्ध आपके दिमाग में होंगे, कौन कौन से मैंने आपको बताए दोस्तों, याद रखना अच्छे से। एक तो 1191 और एक 1192। ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तराइन की बात कर रहा हूँ, ना कि पानीपत की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप ज़रूर दिमाग में बिठा के चले, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है तराइन और पानीपत में। तो तराइन की बात कर रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध होता है। राजस्थान के अपने प्रमुख युद्ध बढ़ रहे हैं। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, रणथंभौर का युद्ध। अब रणथंभौर के अब 1300 ईस्वी के आसपास क्या है कि दोस्तों ये शासक है ना अलाउद्दीन खिलजी बनता है यहाँ पे। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे शासक था। अब रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक दोस्तों गोविंदराज आता है, जो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो रणथंभौर के चौहान वंश का, वैसे तो वासुदेव चौहान है चौहान वंश का, लेकिन चौहान रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, तो गोविंदराज चौहान आएगा। क्या आएगा? गोविंदराज चौहान। और मैं बात कर रहा हूँ रणथंभौर के।
ठीक है, RTH लिख रहा हूँ यहाँ पे, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। अब दोस्तों हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है। अब एक बात और याद रखो, क्या दोस्तों, कि यहाँ पे जो युद्ध होता है ना, इससे पहले है ना ये अलाउद्दीन खिलजी को हरा चुके होते हैं, वो यहाँ पे नहीं दिखाया जाता। 1299 में है ना, 1299 की बात आती है, ये खिलजी की सेना को पराजित करते हैं, खिलजी की सेना को पराजित किया। ठीक है, खिलजी की सेना को दोस्तों यहाँ पे पराजित किया था 1299 में। फिर ये 1300 में खुद आता है, किसने किया, हमीरदेव चौहान ने। ठीक है, हमीरदेव चौहान ने किया था यहाँ पे 1299 में। और दोस्तों जो 1291 में है, अब ये तो बात आती है 1299 की, 1291 में है ना, जलालुद्दीन है ना, जलालुद्दीन ये भी यहाँ पे असफल रहता है, मतलब इसको भी हरा देते हैं अमीर देव चौहान। तो नहीं, ये तो बाद में बनते हैं शासक। वैसे इनका शासनकाल तो यही है 82 से 1301 के समय का। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी को भी हमीर देन चौहान ही हराते हैं। तो ठीक है, इनका शासनकाल भी अपने को याद रखना है, क्या है, 1282 से 1301, 1282 से 1301 ईस्वी का इसका शासनकाल आता है। तो हमीरदेव चौहान ही दोस्तों हराते हैं जलालुद्दीन खिलजी को भी। ठीक है, और 1299 में जो अलाउद्दीन खिलजी है, एक के लिख रहा हूँ मैं, इसकी सेना को भी हराते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं रणथंभौर के युद्ध की, जिसके बाद दोस्तों यहाँ के जो रणथंभौर के चौहान की नींव है, ये शाखा है, ये खत्म हो गई थी। इसकी बात कर लेते हैं अपने। अब यहाँ पे इनके मध्य दोस्तों युद्ध होता है। तो यहाँ पे इनके जो सेनापति कौन कौन से होते हैं, सेनापति के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। सेनापति होते हैं जो बहुत ही वीरता से ये नहीं लड़ते, रणमल और रत्तीपाल। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बात आती है, ध्यान रखना। वैसे तो कई जगह आप देखोगे तो सेनापति वैसे लड़ेंगे पूरी अपने राजा के लिए जोश से। अब रणमल और रत्तीपाल है ना, क्या करते हैं दोस्तों, अब ये है ना, ज़्यादातर युद्ध है ना आपको ऐसे ही मिलेंगे यहाँ पे, कि लालच दे दिया और जीत गए। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेनापति आते हैं रणमल और रत्तीपाल, ये दोनों यहाँ पे क्या कर, इनको क्या दे देता है, ये अलाउद्दीन खिलजी लालच दे देता है। ठीक है, अब लालच देता है तो ये दोनों मिल जाते हैं किसकी ओर, ये अलाउद्दीन खिलजी की ओर मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जो रणमल और रत्तीपाल है दोनों इसके साथ मिल जाते हैं, और हमीरदेव चौहान को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे दोस्तों वही केसरिया प्लस जौहर साका होता है, केसरिया प्लस जौहर होता है। ठीक है, तो साका, तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, रणमल और रत्तीपाल सेनापति थे, इनका नाम भी याद रखना है, जो मिल गए थे किसकी साइड, अलाउद्दीन खिलजी की ओर यहाँ पे मिल गए थे ये। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट चित्तौड़ के युद्ध की। चित्तौड़ का युद्ध दोस्तों जो है ये आपके होता है 1303 ईस्वी में। इसके बाद है ना ये चित्तौड़ ही जाते हैं, रणथंभौर के बाद ये चित्तौड़ जाते हैं। ये रास्ता क्या है कि गुजरात से को कनेक्ट करता था, दिल्ली से गुजरात को। तब यहाँ पे ये है ना दोस्तों, इस बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता था। तब इनको क्या है कि दिल्ली के शासकों को ये जीतना ज़रूरी था, रणथंभौर मेवाड़ ये सारा एरिया, क्योंकि ये यहाँ से इनके सैनिक जाते थे तो टैक्स लेते थे। तो ये सारी बातें मैंने दोस्तों आपको इतिहास में बताई। अब मेवाड़ के गोहिल वंश के शासक है ना राव रतन सिंह थे, और दिल्ली के थे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे। अब अलाउद्दीन खिलजी जो 1301 में रणथंभौर का युद्ध जीता था, ये पहुंचता है अब चित्तौड़। ठीक है, और राव रतन सिंह का दोस्तों यहाँ पे शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, 1302 से 1303 ईस्वी तक रहता है। अब यहाँ पे इनके सेनापति कौन होते हैं इस युद्ध के समय, सेनापति गोरा और बादल बहुत ही वीरता से लड़ते हैं दोस्तों। गोरा व बादल दो सेनापति होते हैं, बहुत ही वीरतापूर्वक यहाँ पे लड़ते हैं। और रानी इनकी होती है पद्मिनी, रानी पद्मिनी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या है कि आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। अब ये बहुत ही यहाँ पे वीरता से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है कि अंत में जो हार का सामना है वो
राव रतन सिंह को करना पड़ता है और जो अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, इसके बाद जो मेवाड़ का प्रथम साका यही होता है। यहाँ पे जो पद्मिनी है दोस्तों ये करती है अग्नि जोहर 1600 रानियों के साथ अग्नि जोहर। और जो रतन सिंह है ये करते हैं क्या, केसरिया, केसरिया करते हैं। और केसरिया प्लस जौहर क्या हो गया, साका। तो मेवाड़ का प्रथम साका दोस्तों 1303 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। और इसके बाद दोस्तों ये है ना खिजर खां को, इसका बेटा है आता है खिजर खां, इसको ये चित्तौड़ सौंप देता है और चित्तौड़ का नाम है ना खिजराबाद कर देता है। चित्तौड़ का नाम क्या कर देता है, खिजराबाद। बस इतना याद रखना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे दोस्तों अपने सिवाना के युद्ध की। अब दोस्तों ये आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, अब सिवाना जा रहा है, फिर जालोर जाएगा। अब सिवाना दुर्ग क्या है, जालोर दुर्ग की कुंजी है। जो आपके सिवाना दुर्ग है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाती है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। अब सिवाना का दोस्तों उस टाइम जो कार्यभार है सातल देव को संभाल रखा था और दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी आ रहा था। अब यहाँ पे दोस्तों इनके मध्य होता है युद्ध और ये युद्ध जीत जाता है अलाउद्दीन खिलजी। शीतल देव यहाँ पे केसरिया करते हैं, सातल देव सॉरी यहाँ पे केसरिया करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये सिवाना दुर्ग का नाम है ना क्या कर देता है, सिवाना का नाम खैराबाद कर देता है जीत के। और इसकी जिम्मेदारी किसे सौंप देता है, कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन गुर्ग को इसकी जिम्मेदारी सौंप देता है। तो सिवाना का युद्ध भी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, वीर सातल देव यहाँ पे हार जाते हैं। अब ये बढ़ते हैं जालोर की तरफ। अब दोस्तों जो जालोर की तरफ बढ़ते हैं तो कान्नड़ देव प्रबंध ओ सॉरी जो कान्नड़ देव शासक आते हैं, कान्नड़ देव चौहान। ठीक है, कान्नड़ देव चौहान शासक आते हैं और ये भी बहुत ही प्रतापी शासक थे। ये अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं सिवाना दुर्ग जीतने के बाद भी। सोनगरा चौहान शासक कान्नड़ देव दिल्ली के यहाँ पे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब ये 1311 ईस्वी की बात है, सन याद रखना। 1308 में सिवाना जीता जालोर दुर्ग यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका पुत्र लड़ता है एक तो वीरमदेव। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग दोस्तों कारण बताए जाते हैं। तो एक इसकी बेटी आती है अलाउद्दीन खिलजी की, फिरोजा। तो ऐसा बताते हैं कि फिरोजा को वीरमदेव से प्रेम हो गया था, लेकिन कान्नड़ देव चौहान ने ये विवाह संबंध है ना स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा दोस्तों वो टैक्स वाला मैटर तो है ही, यहाँ से गुजर रहे थे तो टैक्स लिया था, क्योंकि ये क्या कि मंदिर तोड़ के यहाँ पे मूर्ति मारती ला रहे थे तो टैक्स वो वसूला था, प्लस में मूर्तियाँ भी इनसे छीन ली थी जब ये गुजरात में गए थे। ठीक है, तब यहाँ पे इनके मध्य यहाँ पे युद्ध होता है, ये आता है अलाउद्दीन खिलजी। इस युद्ध को भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जीत लेता है और यहाँ पे कान्नड़ देव चौहान यहाँ पे केसरिया करते हैं, ये याद रखना है। और कान्नड़ देव चौहान की यहाँ पे हार होती है। ये भी बहुत प्रतापी शासक थे कान्नड़ देव चौहान। और जालोर का नाम ये क्या कर देता है, जलालाबाद कर देता है, जलालाबाद कर देता है जालोर का नाम। अब अपने बात करेंगे दोस्तों सारंगपुर के युद्ध की। सारंगपुर का युद्ध होता है मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम। ध्यान रखना, प्रथम जरूर याद रखना। मारवाड़ के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य कब हुआ, 1437। आपके एग्जाम में डायरेक्ट डेट पूछी गई है बहुत बार, 1437। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1437 में। ठीक है, तो ये याद रखना है अच्छे से आपको। जो सारंगपुर का युद्ध है ये 1437 के में हुआ और किसके मध्य, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य यहाँ पे दोस्तों होता है, जो कि मालवा का शासक था। अब दोस्तों यहाँ पे जीत है ना वो होती है महाराणा कुंभा की। और महाराणा कुंभा क्या करते हैं, वही इसको क्या है कि कैद बंदी बना लेते हैं महमूद खिलजी को। अब लेकिन है ना ये फिर भी है ना इसको बंदी बना के बाद में छोड़ देते हैं, फिर भी नहीं मानता, फिर हारता है। बार बार में इसको हराया था दोस्तों महाराणा कुंभा ने। ठीक है, तो यहाँ पे महाराणा कुंभा की ही हर बार जीत होती है। महमूद खिलजी
से जब भी युद्ध होता है। तो ये याद रखना है अच्छे से आपको। सारंगपुर का युद्ध माणा कुंभा यहाँ पे जीतते हैं महमूद खिलजी को हराकर, और इस विजय के उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाते हैं। किसका? विजय स्तंभ, या जिसे अपने कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, तो उसका निर्माण भी माणा कुंभा द्वारा ही यहाँ पे करवाया जाता है। इस जीत के उपलक्ष्य में करवाया जाता है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों खातौली का युद्ध। अब माणा सांगा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मेवाड़ के माणा सांगा, शूरवीर माणा सांगा, आपने सभी ने इनके बारे में बहुत पढ़ा होगा। मेन जो युद्ध होता है वो भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं। अब मेवाड़ के माणा सांगा और दिल्ली के इब्राहिम लोदी के मध्य यहाँ पे दोस्तों खातौली का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? खातौली का युद्ध होता है। तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ, जिसमें माणा सांगा की यहाँ पे जीत होती है, और इब्राहिम लोदी है जो दिल्ली का, ये यहाँ पे हार जाता है। तो ये याद रखना है अपने को, खातौली का युद्ध। ठीक है। अब गागरोन का युद्ध होता है दोस्तों 1519 ईस्वी में। ठीक है। इसमें क्या है कि महमूद खिलजी को हराकर राणा सांगा, यहाँ पे ये होता है राणा सांगा। अब ये वही महमूद खिलजी है दोस्तों जिसको कुंभा ने हराया था। राणा सांगा मालवा के महमूद, ये बार बार में फिर आता है यहाँ पे, लेकिन हाथ इसके कुछ नहीं लगता। राणा सांगा 1 सेकंड, थोड़ा सा दोस्तों प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। महमूद खिलजी को यहाँ पे दोस्तों हराकर जीतते हैं गागरोन का युद्ध। ये भी इम्पोर्टेंट है। खतौली का युद्ध जरूर याद रखना 1517 ईस्वी, ये डेट इम्पोर्टेंट है इसकी, 1517 ईस्वी की। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट कौन से युद्ध की? बयाना के युद्ध की। बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी में दिल्ली के बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य होता है, और ये युद्ध दोस्तों जीत जाते हैं अपने राणा सांगा, यहाँ पे जीतते हैं, और बाबर की यहाँ पे हार होती है। तो ये ध्यान रखना, ये युद्ध है ना फरवरी के आसपास हुआ था, फिर ये बाद में होता है खानवा का युद्ध। इसमें यहाँ पे दोस्तों जो राणा सांगा है ना, यहाँ पे राणा सांगा की हार होती है, और यहाँ पे दोस्तों ये बाबर है ये जीत जाता है। ठीक है। तो यहाँ से मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है आपका बाबर से। तो यहाँ पे मुगल वंश की नींव रखी जाती है। राणा सांगा यहाँ पे हार जाते हैं, और यहाँ पे बाबर जीत जाता है। कौन से? खानवा के युद्ध में। तो 1527 में खानवा का हुआ था, लेकिन इससे पहले बाबर को हराया भी था बयाना के युद्ध में। तो ये ध्यान रखना, ये तुलुगनुमा पद्धति गोला बारूद यूज करके यहाँ पे बाबर जीत जाता है। और दोस्तों ये है ना कभी भी खुद नहीं आते थे युद्ध युद्ध मैदान में युद्ध लड़ने, मुगल शासक कोई नहीं आता था। जबकि राणा सांगा दोस्तों यहाँ पे इनका एक हाथ कट गया, आंख एक मतलब जख्मी हो गई, लेकिन फिर भी ये लड़ रहे थे कंटिन्यू। ठीक है। फिर भी ये लगातार यहाँ पे दोस्तों लड़ रहे थे लगातार। अब अपने चलते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। ये भी दोस्तों फेमस युद्ध है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1544 ईस्वी में होता है गिरी सुमेल का युद्ध। किस? मारवाड़ के शासक मालदेव और दिल्ली के शेर शाह सूरी की। इसके साथ दोस्तों बीकानेर का शासक जो जैत सिंह के पुत्र होते हैं कल्याणमल, ये भी इसके साथ थे। बीकानेर के शासक कल्याणमल भी इसके साथ था। अब यहाँ पे मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य होता है। इसमें जीत दोस्तों शेर शाह सूरी की होती है, लेकिन ये बहुत ही है ना मुश्किल से जीतता है। ये जो शेर शाह सूरी है ना बहुत मुश्किल से जीतता है, और कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी पूरे हिंदुस्तान की बासात खो देता। ये एग्जाम में पूछा जाता है किस युद्ध के लिए कहा गया, तो गिरी सुमेल युद्ध के लिए ही कहा गया 1544 ईस्वी में। तो बड़ी मुश्किल से जीतता है। मालदेव को हमने असमत वाला शासक भी कहते हैं, असमत वाला शासक भी कहा जाता है दोस्तों मालदेव को। तो ये याद रखना है आपने को। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट चित्तौड़ का युद्ध। अब दोस्तों जो चित्तौड़ का युद्ध है ये दिल्ली के शासक अकबर और मेवाड़ के उदय सिंह के मध्य होता है। और यहाँ पे दोस्तों जो उदय सिंह के मुख्य सेनापति आते हैं वो आते हैं जयमल और फत्ता।
जयमल और फत्ता यहाँ पे दोस्तों मुख्य यहाँ पे इनके सेनापति आते हैं। सेनापति अगर आपसे पूछ ले तो ये भी दोस्तों बड़ी वीरता से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते ये वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हैं, जयमल और फत्ता। और इनकी वीरता से प्रसन्न होकर है ना ये अकबर भी इनकी मूर्तियां यहाँ पे अपने जो आगरा के किले के बाहर भी लगवाता है, जयमल और फत्ता की। ठीक है, यहाँ पे उदय सिंह दोस्तों हार जाते हैं और अकबर यहाँ पे जीत जाता है। कौन सा युद्ध? चित्तौड़ का युद्ध 1567। यहाँ पे दोस्तों जो मेवाड़ का तीसरा साका होता है, क्या होता है? मेवाड़ का तीसरा साका होता है, क्योंकि फत्ता की पत्नी यहाँ पे फूल कंवर यहाँ पे जोहर करती है और जयमल और फत्ता यहाँ पे केसरिया करते हैं। जयमल और फत्ता क्या करते हैं? केसरिया। तो केसरिया प्लस जोहर क्या हो गया? साका। तो ये मेवाड़ का दोस्तों तीसरा साका था, ध्यान रखना। और फत्ता को अपने कंधों पे बिठाकर कल्ला राठौड़ लड़ते हैं। ठीक है, जो कल्ला राठौड़ लोक देवता है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, इसीलिए उन्हें चार हाथों वाला लोक देवता भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है अपने को। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों जो मेन युद्ध है इंपॉर्टेंट, इसकी आपके ज़्यादा डेट ही आती है एग्जाम में, क्योंकि ये अनिर्णायक युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं दोस्तों। 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ। कहीं कहीं आपको डेट 18 जून भी मिल जाएगी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिलेगी। 18 और 21 दोनों आपको याद रखनी है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य होता है। अकबर बहुत कोशिश करता है दोस्तों महाराणा प्रताप को कि मैं अधीनता स्वीकार कराऊं, लेकिन महाराणा प्रताप यहाँ पे अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। पहले जलाल खां को भेजता है, ठीक है, फिर मालदेव को भेजता है, फिर भगवंतास आता है, फिर टोडरमल आता है। लगातार ये क्रम में पूछा जाता है कि कौन अधीनता क्रम में, किस क्रम में महाराणा प्रताप को समझाने के, लेकिन महाराणा प्रताप दोस्तों यहाँ पे अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इन दोनों के मध्य दोस्तों यहाँ पे युद्ध होता है, बहुत ही भयंकर यहाँ पे युद्ध होता है। और दोस्तों इनके समय एक घटना आती है कि ये अकबर की तरफ से है ना एक लड़ रहा था हल्दी घाटी में, तो वो खुद यहाँ पे बोलता है कि जो पहले मुगलों की सेना इतनी बुरी तरह मतलब हार रही थी या भाग रही थी, बाद में है ना वहाँ पे मित्र कहाँ चिल्लाता है कि अकबर खुद मैदान में लड़ने आ रहे हैं, तब उनमें कोई ऐसा जोश आया, फिर ये वापस यहाँ पे आए। पहले तो पूरी तरह खदेड़ दिया था मुगलों को। तो इसीलिए दोस्तों ये पूरा अनिर्णायक यहाँ पे युद्ध रहता है। और मेन अकबर का टारगेट ये था कि अपने को महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करनी है, इसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। इसको ये था कि अपने को इस जिद्दी व्यक्ति को अधीनता स्वीकार करवानी है। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी मरते दम तक दोस्तों यहाँ पे जो मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, और यहाँ पे महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी, ये भी श्योर है। और दोस्तों यहाँ पे महाराणा प्रताप से जो इनके बड़ी सादड़ी के आते हैं शासक, बड़ी सादड़ी के झाला बीदा, इनका मुकुट धारण करके दोस्तों ये खुद यहाँ पे मैदान में लड़ते हैं और महाराणा प्रताप को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इनका जो घोड़ा था चेतक वो भी जख्मी हो गया था। ठीक है, फिर हल्दी घाटी के बलीचा गांव में यहाँ पे दोस्तों आपको चेतक की समाधि भी मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो युद्ध आता है प्रमुख इससे पहले, वो आता है जो महाराणा प्रताप जीतते हैं 1582 ईस्वी का। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में करवा देता हूँ मैं आपको। ये देखो 1582 ईस्वी की बात आती है दोस्तों, और ये युद्ध होता है आपके दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, अब इस दिवेर का युद्ध किसके मध्य होता है? यहाँ पे अकबर का चाचा आता है एक। कौन आता है? अकबर का चाचा। नाम क्या होता है? सुल्तान खां। सुल्तान खां। और यहाँ पे दोस्तों होते कौन? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और इनके पुत्र होते हैं अमर सिंह। ठीक है, ये महाराणा प्रताप के पुत्र हैं अमर सिंह। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो अमर सिंह है ना, एक भाले के वार से है ना सुल्तान खां को मौत के घाट उतार देते हैं। एक भाले के वार से, मात्र एक भाले के वार से यहाँ पे मौत के घाट उतारा। अब यहाँ पे ना इनके साथ दोस्तों एक ऐसे ही कोई सैनिक आता है इनका, जिनका नाम आता है बहलोल खां।
अब ये बहलोल खां क्या करता है, किसको चैलेंज करता है, ये महाराणा प्रताप को चैलेंज करता है। अब इसको पता नहीं होगा महाराणा प्रताप के बारे में। अब महाराणा प्रताप को ये क्या करता है, चैलेंज करता है कि लड़ना है तो मेरे से लड़ो। अब चैलेंज करने के बाद महाराणा प्रताप क्या करते हैं, सिर्फ एक ही तलवार से वार करते हैं, जिसमें दोस्तों ये पूरा बीच में से है ना चीर देते हैं इसको, इसके घोड़े के समेत। ठीक है, तो 1582 जो दिवेर का युद्ध है, महाराणा प्रताप यहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं और अकबर यहाँ पे हार जाता है, क्योंकि इसकी तरफ से ही लड़ रहा था सुल्तान खां। अब अपनी बात करते हैं मतीरे की राड़ की। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, मतीरे की राड़ जो है किस किस के मध्य हुई। तो बीकानेर का शासक आता है करण सिंह और नागौर का अमर सिंह राठौड़। ठीक है, इनके मध्य यहाँ पे होती है। और जो बीकानेर और नागौर के मध्य होती है, अब यहाँ पे क्या है कि जो बेल है ना, ये तो लगी थी कहाँ पे, बीकानेर में। अब यहाँ से दोस्तों क्या है, इस बेल से ये जो मतीरिया है ना, ठीक है, अब ये मतीरा यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे लगा, ये जाके लगा यहाँ पे नागौर में। अब इसके मध्य लड़ाई हो गई। अब या तो इस टाइम यहाँ पे युद्ध नहीं हो रहे थे, ये सोचा अपने को लड़ाई करनी है तो टाइम पास हो नहीं रहा है, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब ये नागौर में यहाँ पे मतीरिया लगा जाके। अब क्या होता है कि दोस्तों नागौर और इसके मध्य यहाँ पे युद्ध छिड़ जाता है, छोटी सी झड़प बोल सकते हैं वो होती है। और यहाँ पे अंत में विजय दोस्तों करण सिंह की होती है बीकानेर की, और अमर सिंह राठौड़ यहाँ पे हार जाते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों आउवा का युद्ध। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये 1857 की क्रांति के समय का युद्ध है दोस्तों। इससे पहले भी है ना एक युद्ध आता है बिथोड़ा का युद्ध, ये भी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य ही होता है। तो आउवा का एक ठाकुर आता है कुशाल सिंह, इसके मध्य। और यहाँ पे कौन सी सेना होती है, मारवाड़ की सेना होती है, जोधपुर की सेना लिख सकते हो, जोधपुर की सेना। और दोस्तों यहाँ पे इनका एक जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट आता है, कौन सा, मोकमैसन, मोकमैनसन या मोकमैसन कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इनके मध्य यहाँ पे ये युद्ध होता है। कुशाल सिंह यहाँ पे जीत जाता है और इसका सर काट दिया जाता है मैकमोसेन का। ठीक है, इसे मार दिया जाता है और इसका सर काट कर आउवा के किले के बाहर लटका देते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो जोधपुर की सेना है पूरी तरह परास्त हो जाती है। इससे पहले बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 1857 में ही, वो 8 सितंबर को हुआ था। इसे 18 सितंबर वाले को काले गोरे का युद्ध भी बोलते हैं। काले गोरे का युद्ध अगर आपसे पूछ ले काले गोरे का युद्ध कब हुआ, तो 18 सितंबर। और ठीक है, अब इससे पहले जो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और वही जोधपुर लीजन के विद्रोही सैनिक इनके साथ थे। और कैप्टन यहाँ पे जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को हराया था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने ही। ठीक है, ये 1857 की क्रांति की दोस्तों बात आ जाती है। तो इसी के साथ ही दोस्तों जो प्रमुख युद्ध हैं राजस्थान के वो हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपको हमारी क्लास दोस्तों पसंद आई हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अब दोस्तों अपने जो सारा टॉपिक है, सिलेबस है, वो कवर करते रहेंगे। आप जूनियर अकाउंटेंट की अच्छे से तैयारी करें दोस्तों, जिसके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे 160 प्लस, वो आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जूनियर अकाउंटेंट में अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि 1,92,000 यहाँ पे फॉर्म फिल हुए हैं टोटल, और इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो दोस्तों आप तैयारी करें अच्छे से। पार्ट बी को प्रॉपर समय दें, और जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो मैंने सारी क्लास डाल रखी है, अपडेटेड आप पढ़ो। तो आप बुकलेट एक जो भी बुक है नहीं है वो साथ में लेके पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो आपकी अपडेट जो भी हुआ है वो भी हम कंप्लीट करवाएंगे आपको 1-2 दिन में। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।